बच्चों, कृतिका शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। कृतिका का दूसरा पाठ है मेरी संग की औरतें, जिसको लिखा है मृदुला गर्ग ने। तो आज पहला पाठ हम लोगों को नहीं पढ़ना है, दूसरा पाठ पढ़ना है मेरी संग की औरतें, जिसको लिखा है मृदुला गर्ग ने। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अब मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी, और वह बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म, उसका वास्तविकता समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पर्दानशी यानी अनपढ़ थीं, पर्दा करने वाली औरत थीं, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और उन्होंने विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। यानी उनके विलायती रीति रिवाज, जो ब्रिटेन के रीति रिवाज थे, अंग्रेजों के रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी ने अपने रहन सहन पर उनका कोई असर, उनके जीवन का कोई असर अपने जीवन पर पड़ने दिया। वो अपनी इच्छा, अभिलाषा, पसंद नापसंद कभी पति से कुछ नहीं इजहार किया। आइए, पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहते हैं। जब इनकी नानी, लेखिया की नानी, बीमार पड़ी और मौत के जब करीब उन्होंने अपने को पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी जो थी लेखिका की माँ की शादी का फिक्र हुआ और उन्होंने एकदम मुंहजोर यानी किसी को जवाब देने लगी। नाना से कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी आज़ादी के लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दा नशी यानी पर्दे में हमेशा रहने वाली औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हजूर में पेश कर दिया। अपने दोस्त प्यारेलाल शर्मा को बुलाए और अपने बीवी के सामने, जो लेखिका की नानी है, उनके सामने उनको खड़ा कर दिया। अब जो नानी ने कहा वो और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए बर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमादार से हो।
यानी साहबों के वफादार से हो, वह आज्ञा पालक से हो, आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बात मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने के आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और उसके जेब में पुश्तैनी पैसे का एक ढेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। रात रात भर जाकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती थी, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़ी। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यही है कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस बात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घरवाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा होती? नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की उनकी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाना कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी, वह और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। आज बस इतना ही, फिर आगे कल।